हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। जैसे कि आप सबको पता है यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं और यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है या पीजी अपीयरिंग में है, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूजीसी नेट के बारे में अगर आपको नहीं पता है, क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, टाइम लिमिट क्या है, ये सारे से रिलेटेड वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर के इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कौन कौन से डाउट आते हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं जो लोग फॉर्म फिल करते समय कर देते हैं, उस गलतियों को अवॉइड करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये दिसंबर 2023 के लिए है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स स्पिरिट द सीएस, अब वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब है, तो आपका 30 सितंबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। 28 अक्टूबर 2023 की शाम 5 बजे तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट किया जा सकता है। फीस पेमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। आप अगर चाहें, आपने मान लीजिए फॉर्म फिल किया, पेमेंट नहीं हो पाया, तो उसके आखिरी दिन होता है 29 अक्टूबर 2023 रात के 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपका यूपीआई पिन से हो सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर एक चीज़ अप्लाई हो सकता है। फीस का स्ट्रक्चर क्या है, जनरल में है, यूआर में अगर आप हैं तो 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी कैटेगरी में है तो आप 600 का फीस पेमेंट करेंगे। एससी एसटी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो वहाँ पे 325 रुपये पेमेंट है। और अगर कुछ बैंकिंग चार्जेस लगते हैं तो अगर 10, 20, 50, 150 लगता है तो वो एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ पेड किया जाएगा कैंडिडेट के द्वारा। नेक्स्ट इसमें है करेक्शन। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय पूरी सावधानी बरतें, कोई भी गलती ना करें। बाई चांस मान लेते हैं आपने सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरे थे बट फिर भी कोई गलती या मिस्टेक हो जाती है, तो 30 और 31 अक्टूबर को ये पोर्टल खुलेगा रात के 11:50 तक। आप चाहें तो वो करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब से कब तक डिसाइड किए गए हैं, 6 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक का। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होता है, तो ये 180 मिनट का पेपर होता है, यानी कि 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। टाइमिंग क्या होती है, तो अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होता है। सेकंड शिफ्ट में है तो 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक पेपर होता है। एग्जाम सेंटर, डेट एंड शिफ्ट आपके एडमिट कार्ड पर शो कर दिया जाएगा। और जो भी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स होंगे, प्रोविजनल आंसर की होगी, ये सारी चीज़ें अनाउंस कर दिया जाता है जब एग्ज़ाम हो जाते हैं। और रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले ये सारी प्रोसेस होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और रिजल्ट का डेट भी इसमें बता दिया गया है कि 10 जनवरी। कुछ डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम है 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक, कुछ चीज़ें हो गई, किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं। ज़्यादातर ऐसे होता है कि डेट्स और आगे खिसक जाती हैं, जैसे 25 दिसंबर तक हो सकता है, 26 दिसंबर तक जा सकता है। डेट है 10 जनवरी को बताया गया है कि रिजल्ट आ जाएगा, तो वो 15 भी हो सकता है, मतलब इसके आगे पीछे आपका हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे एनटीए का दिया हुआ है, यूजीसी नेट का दिया हुआ है, यूजीसी नेट एनटीए ऑनलाइन का भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो स्टेट लिस्ट की ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट अलग होती है और सेंट्रल लिस्ट अलग होती है। तो सेंट्रल लिस्ट के में अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तभी आप चूज़ कर सकते हैं ओबीसी एनसीएल। अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। जैसे कुछ ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं जो स्टेट लिस्ट में तो आते हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में वो क्राइटेरिया नहीं है, तो उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वो कैंडिडेट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सेकंड है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए आप ऑनलाइन थ्रू ही सिर्फ फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को कहीं पे भी भेजना नहीं होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो सबसे पहला ध्यान दीजिए आप कि आपकी अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये हम लोग गलतियां कर देते हैं और सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर मान लीजिए आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपके पास जेआरएफ एक्टिवेट करते समय अपनी ईमेल आईडी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने कौन सी ईमेल आईडी यूज़ किया था, कौन सा फ़ोन नंबर यूज़ किया था, उसका ज़रूरत पड़ता है जब आप पोर्टल पे स्टूडेंट आईडी से लॉगिन करते हैं, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो जब आपका जेआरएफ हो जाएगा और यूनिवर्सिटीज़ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी तो उस समय पे काम आता है। तो ये लोग अवॉइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कैफ़े पे आपने फॉर्म फिल करवाया या फिर अपने ही फॉर्म फिल किया, लेकिन आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आपने बड़े भाई बहन से फिल करवा दिया, किसी नेबर से फिल करवा दिया, आपका अपना ईमेल आईडी नहीं था, आपने उनका यूज़ करवा लिया, तो जब आप जेआरएफ एक्टिवेट कराने जाएंगे उस समय पे आपको उस ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके फ़ोन का अगर आईडी है तो आप तुरंत वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा तो तुरंत आपके ईमेल आईडी से हो जाएगा, उस फ़ोन नंबर से हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपकी खुद की ईमेल आईडी हो और खुद का फ़ोन नंबर हो। फ़ोन नंबर अगर आपका नहीं है तो अपने पेरेंट्स का यूज़ करिए, जो हमेशा एक्टिव रहता है। ईमेल आईडी खुद का आप क्रिएट कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं या फिर कोई ऐसा फॉर्म फिल करते हैं फेलोशिप वगैरह से रिलेटेड, तो हमेशा अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, पर्सनल ईमेल आईडी डालिए।
नेक्स्ट स्टेप है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ से जो भी एप्लीकेशन नंबर मिलता है उसको आप डाउनलोड करके उसको राइट डाउन करके लिख लीजिए। आज हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप तुरंत उसको रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और जो भी अपलोड करना होता है आपके इमेजेस, फोटोग्राफ, वो कलर में भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट में हो सकता है। बस इसमें आपको क्या देखना है कि 80% आपका फेस विजिबल हो, विदाउट मास्क आप हो, और जो आपके ईयर्स हों दोनों उसमें विजिबल होने चाहिए। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए, और कैंडिडेट का सिग्नेचर उसमें होना चाहिए, जिसका लिमिट क्या है 4 KB से लेकर के 30 KB तक। जो आपके फेस का फोटो होगा वो 10 KB से लेकर के 200 KB का होगा, जो सिग्नेचर होगा वो 4 KB से लेकर के 30 KB के लिए होगा। पेमेंट आप किसी के थ्रू कर सकते हैं, UPI का यूज़ कर सकते हैं, SBI, कैनरा, ICICI, HDFC बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी चीज़। और जो फीस का पेमेंट करेंगे उसका भी आप प्रूफ अपने पास रख लीजिए, वो डाउनलोड करने का ऑप्शन तुरंत आपको दे देता है, तो PDF के फॉर्म में आप डाउनलोड कर लीजिए। जितना भी डॉक्यूमेंट आपने उस समय पे अपलोड किया है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, कन्फर्मेशन पेज है, सब कुछ डाउनलोड करके आप कोशिश करिए कि उसको सेव करके एक अच्छी जगह पे रख लीजिए। जैसे ईमेल ID क्रिएट कर दीजिए, एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए जहाँ पे आप इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को रखते हो। नेक्स्ट है इसमें कि जो आप 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद पेमेंट होता है। तीनों स्टेप आप एक साथ भी कर सकते हैं, आपको मन करता है अलग अलग समय पे उसको करने का तो आप अलग अलग समय पे भी कर सकते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, बाद में चाहें तो पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, सेंटर सेलेक्शन, ये सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आप जब भी फॉर्म फिल करें तो पूरा प्रॉपर टाइम लेकर के आधे घंटे 45 मिनट ले करके एक एक चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ करके फॉर्म को फिल करें। जो लोग फर्स्ट टाइम फिल करें उनको ज़्यादा रहता है कि किस तरीके से फॉर्म फिल होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जो 2-3 बार फॉर्म फिल कर चुके हैं उनके लिए ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो आप अलग अलग टाइमिंग ना करके आप चाहें तो इकट्ठे बैठ करके सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके फ़ोटोज़ वगैरह, जैसे एक एप्लीकेशन आता है फ़ोटो रिसाइज़र SIZR, इसको आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। फ़ोटो रिसाइज़र से आप चाहें तो जो भी फ़ोटो है, सिग्नेचर है आपका, उसको जितनी KB में चाहिए आप उसको एडिट करके रख सकते हैं। तो आप उसको सेव करके रख लीजिए। सिर्फ 2 ही चीज़ें अपलोड होने वाली होती हैं। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आपने जैसे ही PG अपीयरिंग मांगा, आपने वो फिल किया, बाकी और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा नहीं। PG आप पास हो चुके हैं तो उसमें आपसे मार्क्स पूछेगा, परसेंटेज आपके कितने हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बस पूछता है। कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने होते हैं। तो आप फोटो का और सिग्नेचर का जो भी फोटो है उसको एडिट करके अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए पहले से ही। जो भी इन्फॉर्मेशन पूछने वाला है, जैसे आधार कार्ड आप अपने पास रख लीजिए, 10th क्लास की मार्कशीट अपने पास रख लीजिए, फादर नेम हो गया, चाहे आपका नाम हो गया, मिस्टर, मिस, मिसेज, ये सारे वर्ड्स यूज़ करके आप फॉर्म को ना फिल करें, आप सीधे सीधे बस नाम लिख करके फॉर्म को फिल करें। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें मुझे बतानी हैं, ये आप जैसे UGC के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको पता है कि नेट का होता है, प्लस इसके साथ JRF भी होता है। नेट क्वालिफाई होने का मतलब क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। JRF होने का मतलब क्या है कि जब आप PhD करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका मान लेते हैं JRF का मार्क्स गया है 298, इतने पे मेरिट बनी है। कोई कैंडिडेट है उसका 296 मार्क्स आया है, 297 आया है, यानी कि 1 मार्क्स से उसका JRF नहीं हुआ। अगर वो SC स्टूडेंट है, OBC है या PWD है तो इनके लिए एक अलग तरीके की फेलोशिप का क्राइटेरिया है। एक है आपका नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर OBC स्टूडेंट एंड नेशनल फेलोशिप फॉर PWD। तो ये 3 तरीके का है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है और आपको लगता है कि JRF में आपका बस बहुत कम मार्क्स की वजह से नहीं हो पाया है, आप SC स्टूडेंट हैं या OBC स्टूडेंट हैं या PWD हैं, तो इनके लिए एक अलग अलग साइट्स बनाई गई हैं। जब UGC नेट JRF का रिजल्ट आ जाता है तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है इस फेलोशिप के थ्रू। तो आप जैसे OBC स्टूडेंट्स के लिए मुझे याद है कि NBSCFDC ऐसे करके एक साइट है, आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इसको सर्च कर सकते हैं, NFSC, NFOBC, NFPWD। ये जा करके आप साइट से जब रिजल्ट आ जाएगा तब ये काम आता है। क्या पता आपका नाम उसमें हो। 1000 समथिंग स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है वहाँ पे। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको लग रहा था कि आपका JRF हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ 1-2 नंबर की वजह से, तो आप यहाँ पे जा करके अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं। आपका नाम अगर इस लिस्ट में होगा तो आपको ये अवार्ड लेटर मिल जाएगा और आप PhD के समय इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे JRF का अवार्ड लेटर यूज़ होता है वैसे ही NFSC, NFOBC, NFPWD का भी कैंडिडेट यूज़ कर सकता है। दिसंबर 2023 की अगर बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी हुई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है। पैटर्न क्या होता है, आपका टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 50 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर का होगा और 100 क्वेश्चन आपके होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट का, विदाउट एनी ब्रेक। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी इसलिए भी मान सकते हैं आप क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस है ये सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं UGC के वेबसाइट से। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको शेयर कर दूँगी।
मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, अगर हिंदी में हैं आप तो सिर्फ हिंदी में पेपर मिलेगा, अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में मिलेगा। यानी कि जो लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं उनको छोड़ करके बाकी जो भी मीडियम ऑफ क्वेश्चन होता है वो आपका इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में होता है। जो लैंग्वेज का, जैसे उड़िया है तो उड़िया लैंग्वेज में ही आएगा, संस्कृत है संस्कृत में ही आएगा, हिंदी है तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही ओनली आएगा। लेकिन जैसे कॉमर्स है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, हिस्ट्री है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो आप मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करें, मान लेते हैं आपने गलती से इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और आपको हिंदी में चाहिए था, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पेपर मिलता है, आप मोड आराम से चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये कोई ऐसा कुछ है नहीं कि आप उसी मीडियम में आंसर करें, क्योंकि वो समय चेक करते समय बस ऑप्शंस रहते हैं, तो ऑप्शन आप 1 2 3 4 जो भी सेलेक्ट करें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी मीडियम में आपने सेलेक्ट किया है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना चाहिए, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। मार्किंग की स्कीम क्या होती है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपने सेलेक्ट सही किया है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत कर दिया है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर कोई मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस है, जैसे मान लेते हैं ए बी सी और डी, ए और डी दोनों ऑप्शन सही है, किसी स्टूडेंट ने ए पे टिक कर दिया किसी ने डी पे टिक कर दिया, तो दोनों स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बी पे या सी पे सेलेक्ट कर दिया है तो उसके लिए मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें से आपने जो भी सेलेक्ट किया है उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, तो उसके लिए हर एक स्टूडेंट को उतने मार्क्स 2 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए उनको मिल जाते हैं। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसको चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं कि जो भी पीजी कर चुका है, मास्टर डिग्री उसके सब्जेक्ट में हो चुके हैं, एटलीस्ट उसको 55% चाहिए होते हैं, अगर वो यूआर का है या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से जैसे ओबीसी स्टूडेंट है, एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, तो उनके लिए 50% का है। थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए भी क्या है आपका एटलीस्ट 50%, और ये विदाउट राउंडिंग ऑफ होता है। राउंडिंग ऑफ होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरा किसी में 54.9% है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, 55% ऐसे लिख सकते हैं। बट यहाँ पे यूजीसी बोलता है कि आपका कम से कम 55% होना चाहिए बिना राउंड ऑफ किए हुए। तो अगर 55% है या इससे अबव है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग में है, मान लेते हैं आपका 53% ही है और आप चाहते हैं नेट का एग्जाम देना, तो आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगले साल एक और मौका रहता है इसको 55% बनाने का। तो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिजर्वेशन है तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको किस तरीके के रिजर्वेशन, किस तरीके के एज रिलैक्सेशन या फिर मार्क्स रिलैक्सेशन मिलते हैं, आप इसको देख सकते हैं। पूरे अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करिए एप्लीकेशन को। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हों। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, जैसे किसी ने पूछा था कि मैम लैंग्वेज कैसे हो सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश का, तो आप लैंग्वेज मैंने बता दिया है कि हिंदी या इंग्लिश आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए फादर का ऑक्यूपेशन पूछा है, तो अगर आपके फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। अगर मान लेते हैं कि वो एग्रीकल्चर में है तो प्राइवेट का ऑप्शन दिया हुआ है, एग्रीकल्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर के नेम में मिस्टर मिस इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को आप ऐड नहीं करेंगे, कोई भी जो एफिक्स हम लोग लगाते हैं वो नहीं यूज करेंगे। और जो एज का लिमिट होता है वो आप कैलकुलेट करेंगे 1/12/2023 से लेकर के, जैसे जिसकी एज 30 साल होने वाली है या हो चुकी है, आपको लग रहा है कि 1/12/2023 के पहले मेरी 30 साल हो जाएगी एज, तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपका दिसंबर में ही 30 साल होगा, लेकिन 1 तारीख के बाद होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1/12/2023 तक का होगा। अगर मान लेते हैं आपने फॉर्म फिल किया, यूनिवर्सिटी का नाम आपके नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन ये भी था कि यूनिवर्सिटी का नाम जब नहीं आएगा तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया रहता है अदर, जब आप अदर पे ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो वो यूनिवर्सिटी की डिटेल मांग लेती है कि क्या नाम है, या फिर आप अदर पर फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद वो पेज बैक हो जाता है, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का जितना भी डिटेल है आपके ईमेल आईडी पे तुरंत आ जाता है, तो आप वहाँ से जा करके फिर से उसको लॉगिन कर सकते हैं। उस समय पे लॉगिन नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर बाद करिए, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं होती है, वो नेटवर्क का सर्वर का कुछ इशू होता है, उसकी वजह से ये गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट, एक क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी एससी एसटी इन सब का सर्टिफिकेट उस समय पे अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जब सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जेआरएफ का जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं उस समय पे, तो आप उसको बनवा सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी फ़ोटो से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है कि आपका 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए सिग्नेचर का, तो ये आप देख सकते हैं। पेमेंट, अगर मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, एक क्वेश्चन ये था कि पेमेंट कर दिया है लेकिन वो शो ही नहीं कर रहा है, तो आप कुछ देर उसका वेट करिए, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे आप उसका वेट कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप देख लीजिए। अगर आप जैसे MCOM कोई कैंडिडेट है
तो उसने पीजी आपका कॉमर्स में किया है तो वो 3 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होता है, कॉमर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए और एक होता है इकोनॉमिक्स के लिए। तो आप चाहें तो इन तीनों में अप्लाई कर सकते हैं और तीनों में अप्लाई करने के लिए 3 बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जितनी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप आराम से उसको कर सकते हैं, उतना फीस आप पेमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये था कि कितने अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं नेट के एग्जाम के लिए, तो आप चाहें तो जितने मन करे उतने अटेम्प्ट्स दीजिए। जेआरएफ के लिए क्या होता है, बस यही है कि एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, 30 साल के बाद आप नहीं कर सकते। ये मैं यूआर की बात कर रही हूँ, अनरिजर्व्ड की। बाकी आप अपने जो भी कैटेगरी होती है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ये जैसे 35 साल दिया हुआ है, फीमेल की जितनी भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहता है कि 35 साल तक आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए आप अनलिमिटेड जब तक चाहें तब तक एग्जाम दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि अपीयरिंग स्टूडेंट दे सकते हैं या नहीं, ये मैंने आपको बता दिया कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। अगर अपीयरिंग में आपके मार्क्स कम भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल आपके पास एक और मौका रहेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको 55% तक कर सकती हूँ तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। सेंटर के ऑप्शंस आपको 4 मिलते हैं। तो जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं हमेशा जो स्टेट होता है वो यूपी सेलेक्ट करती हूँ। स्टेट आप चारों बार में यूपी सेलेक्ट कर लीजिए और यूपी में ही अलग अलग जगह सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे पहले ऑप्शन पे आपने सेलेक्ट कर लिया बनारस, दूसरे पे इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिया, तीसरे पे लखनऊ सेलेक्ट कर लिया, चौथे पे गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। तो जो आपके लिए सबसे नज़दीकी हो पहले ऑप्शन पे हमेशा उसी को ही टिक करना चाहिए। जैसे मेरे लिए सबसे नज़दीक है गोरखपुर तो मैं पहले ऑप्शन पे हमेशा गोरखपुर को ही टिक करती हूँ। दूसरे ऑप्शन पे इलाहाबाद है या बनारस है या चौथे ऑप्शन पे लखनऊ है, तो मैं इस तरीके से उसको सेलेक्ट करती हूँ। एक है आपका जो सीजीपीए है, अगर मान लेते हैं पीजी में आपको सीजीपीए मिला है, परसेंटाइल वगैरह मिला है, तो उसका कैलकुलेशन के लिए आपके मार्कशीट के पीछे प्रोसेस दिया रहता है कि उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर मार्कशीट में आपके इन्फॉर्मेशन अलग है, मार्कशीट में अलग है, आधार कार्ड में आपका नाम अलग है, तो हमेशा मार्कशीट को फॉलो करिएगा। मार्कशीट में जो नाम लिखा रहेगा उसी से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन, हाँ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को ही यूज़ करिएगा, किसी और की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को यूज़ मत करिएगा, क्योंकि अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आगे चल करके आपको दिक्कत हो जाएगी लॉगिन करने में, और आगे का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो आपको वो फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगेगा कि अभी यहाँ एप्लीकेशन दो, अभी वहाँ एप्लीकेशन दो, ये काम करो वो काम करो। तो वो बात का चीज़ है, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आगे चल करके आप फ्रस्ट्रेटिंग ना बनाएं। सिंपल तरीके से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो किसी के गाइडेंस में आप फॉर्म को फिल करिए। अगर आप 2-3 बार फॉर्म फिल कर चुके हैं तो भी ये गलतियां कर लेते हैं लोग कि अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर नहीं यूज करके दूसरे का यूज करते हैं। ये मैंने देखा है मेरे साथ जो भी लोग हैं, जब हम लोग जेआरएफ के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवा रहे थे तो उस समय पर उनकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर उनके पास नहीं था, तो वो बार बार फ़ोन करना कि ओटीपी गया होगा, आपके पास पासवर्ड गया होगा, आप उसको देख लीजिए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कैफ़े से फॉर्म फिल करवाया था और कैफ़े वाले ने अपना ईमेल आईडी लगा दिया है, तो उनका काम थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो ये आप कोशिश करिएगा। बाकी इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझे लगता है छोटे मोटे चीज़ें होंगी जो मैंने अवॉइड किया होगा, बाकी सारी चीज़ें मैंने सब समझा दी हैं आपको। फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रहा हो, समस्या आ रही हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।